नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। विगत लगभग 127 दिनों से जेटेट पास सहायक अध्यापक समिति के सदस्यों द्वारा राजधानी रांची में राजभवन के समीप वेतनमान की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। इसी के तहत आज राजभवन से मुख्यमंत्री आवास तक के घेराव कार्यक्रम को जिला प्रशासन द्वारा जबरन रोक दिया गया। वहीं घेराव की योजना को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए थे। धरना स्थल पर ही बैरिकेडिंग के माध्यम से इन्हें प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा रोक लिया गया। समिति के लोगों द्वारा धरना स्थल के पास ही जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। धरना स्थल पर राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर अध्यापकों से वार्ता करने झामुमो के विनोद पांडे पहुंचे और इनकी मांगों से अवगत हुए। अध्यापकों से मिलने के बाद सरकार के प्रतिनिधि विनोद पांडे ने बताया कि हमारी ओर से प्रयास होता है कि कोई भी संगठन अपनी मांगों को लेकर सड़क पर ना उतरे। जेटेट पास सहायक अध्यापक समिति के लोगों की सक्षम पदाधिकारी से बहुत जल्द वार्ता कराई जाएगी और उनकी मांगों के प्रति सकारात्मक पहल होगी। हैं और समय समय पर हम लोगों को अवगत भी कराया गया इनके मांगों से, और इनके प्रतिनिधि मंडल भी हम लोगों के साथ में पार्टी के कार्यालय में इनके द्वारा वार्ता भी की गई। काफ़ी प्रयास हम लोगों ने किया, लेकिन इनका जो डिमांड है उस डिमांड को लेकर के हम लोगों ने सरकार के समक्ष में बातें रखी, और हम लोग हमेशा से इस प्रयास में रहते हैं कि कोई भी संगठन या कोई भी व्यक्ति अपनी मांग को लेकर के सड़कों पर उसको उतरने का अवसर न मिले, सरकार उनकी बातों को सुने। और इस दिशा में बड़े भाई जोगेंद्र जी ने और हमने पहल किया, और सरकार से इनकी वार्ता कराने का हम लोग काम करेंगे। और इन लोगों से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आप लोग तत्काल अपने आंदोलन को स्थगित करें, और हम लोग बहुत जल्द आपकी वार्ता सक्षम पदाधिकारी के समक्ष कराएंगे, और निश्चित रूप से कुछ न कुछ निर्णय हम लोग ले करके उठेंगे। वहीं जेटेट पास सहायक अध्यापक समिति के पदाधिकारी का कहना है कि सरकार से उच्च स्तरीय वार्ता के आश्वासन के बाद धरना को स्थगित किया जाता है, और हमें पूर्ण भरोसा है कि सरकार हमारे वेतनमान की मांग को लेकर जल्द से जल्द सार्थक कदम उठाएगी। देखिए, अभी हम लोगों के पास सरकार के मंत्री का दर्जा प्राप्त माननीय विनोद पांडे जी और माननीय हमारे योगेंद्र महतो जी दोनों धरना स्थल पर आए थे। और आज सुबह हमारे सरकार के कैबिनेट के मंत्री माननीय मिथिलेश ठाकुर जी का भी फ़ोन हमारे संयोजक माननीय दशरथ ठाकुर जी के मोबाइल में फ़ोन आया था। उन्होंने आग्रह किया कि आप लोग इस धरना को समाप्त कर दीजिए। तो उनके कथनानुसार यह दोनों मंत्री के दर्जा प्राप्त जो योगेंद्र महतो जी और विनोद पांडे जी, वो भी आए हमारे धरना स्थल पर। माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी पहुंचते, लेकिन वो राज्य से बाहर रहने के कारण यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। दोनों मंत्री ने यहाँ पर बैठ करके हम लोगों के बीच में, प्रदेश कमेटी के बीच में, उन्होंने आश्वासन दिया, बात किया कि 29 तारीख को हमारे सरकार का चौथी वर्षगांठ है। 30 तारीख को हमारा समय नज़दीक आ रहा है, इस वर्ष का अंतिम दिन हो रहा है, इसलिए 5 तारीख तक हम लोग को समय दिया जाए। 5 जनवरी 2024 तक मैं सरकार के साथ आप लोगों को उच्च स्तरीय वार्ता कराऊंगा। तो हम लोग इसके बाद में हम लोग प्रदेश कमेटी ने सभी लोग बैठ करके निर्णय लिए कि 5 जनवरी 2024 तक यह कार्यक्रम जो हम लोग को धरना चल रहा था 127 दिनों से, वो आज स्थगित किया जाता है। और 5 तारीख के बाद हम लोग पुनः इस पर बैठ करके निर्णय लेंगे कि कार्यक्रम आगे चलेगा या नहीं चलेगा, या प्रदेश कमेटी पर निर्भर करता है। अच्छा, जोगेंद्र महतो जी आपसे तर्क मांग रहे थे, 4 साल हो गया, तर्क नहीं समझ में आया अब तक? देखिए, हम लोगों को यह सरकार बहुत कुछ दी है, लेकिन बुढ़ापा का सहारा अभी तक नहीं दे पाई है। मुझे पूर्ण विश्वास है ये माटी का सरकार है, और हम लोग इस झारखंड का माटी का सहायक अध्यापक है, इसलिए मुझे पूर्ण भरोसा है कि यह हम लोगों को निश्चित रूप से वेतनमान देगी। इसलिए आज का धरना जो है हम लोग आज स्थगित करते हैं। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में झारखंड सरकार के 4 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर राजकीय कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। इसको लेकर तैयारी की जा रही है।
इस तैयारी का जायजा लेने उपायुक्त रांची कार्यक्रम के आयोजन स्थल पर पहुंचे और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। कार्यक्रम के विषय में उपायुक्त रांची ने बताया कि झारखंड सरकार के 4 वर्ष पूरा होने के साथ साथ आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का समापन होना है। इसे लेकर भी विशेष तैयारी की जा रही है। विभिन्न जिलों से आए लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया जाना है। कार्यक्रम आयोजन स्थल पर अनुशासन और सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मोराबादी मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के समापन के साथ साथ सरकार के 4 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरे कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। यहाँ पर सभी जिलों से लाभुकगणों के आने की संभावनाएं हैं, तो अतः सभी जिलों के लिए अलग अलग एनक्लोजर्स बनाए जा रहे हैं ताकि उनके लाभुकों को यहाँ पर बैठने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसके अतिरिक्त मोराबादी ग्राउंड के पीछे जो बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम है उसमें भी लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं और चारों तरफ बड़ी संख्या में LED वॉल्स भी लगाए जा रहे हैं ताकि अगर कोई इस मोराबादी ग्राउंड में डायरेक्टली नहीं भी पहुंच पाए तो वो पीछे की तरफ बैठकर अपना LED वॉल पे भी पूरे कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्टिंग देख ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोराबादी ग्राउंड के दोनों तरफ के सड़कों पे भी पूरी ब्रांडिंग की व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं जो कि इस पूरे मोराबादी ग्राउंड तथा फुटबॉल ग्राउंड के पीछे तक कंटिन्यूड रहेगा और इस पूरे समस्त इलाके में पूरे कार्यक्रम का लगातार लाइव टेलीकास्टिंग चलता रहेगा। इस पूरे ग्राउंड में अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग्स कराई जा रही हैं तथा इंक्लोजर्स कुछ इस तरीके से बनाए जा रहे हैं जिसमें कि गैंगवेज की उपलब्धता हो और पुलिस फोर्स तथा मैजिस्ट्रेट अनुशासन बनाने के लिए कंटिन्यूस गैंगवेज में मूवमेंट भी करते रहें। वहीं आगामी चुनाव को लेकर केंद्रीय राजनीतिक पार्टी के साथ साथ क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां देखी जा रही है। प्रत्येक राजनीतिक पार्टियों ने अपना साख बनाए रखने और जनाधार मजबूत करने को लेकर तैयारियों में जुट गई है। इसी के तहत बंगाल की अग्रणी राजनीतिक पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस झारखंड में अपने संगठन के विस्तार को लेकर रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पदभार ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया। इस आयोजन में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने बारी बारी से अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत माला पहनाकर किया। नवनियुक्त पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फिलोमन टोप्पो ने बताया कि पुरानी कमेटी को भंग करके नई कमेटी का विस्तार किया जाएगा और इसमें पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। साथ ही जनाधार मजबूत करने को लेकर पार्टी की विशेष पहल रहेगी। सबसे पहले तो हमारे जो पार्टी में कार्यरत थे वो अभी ये कमेटी जो थी वो भंग की जाएगी और भंग माना जाएगा और आने वाले समय में हम पार्टी में विस्तार जल्दी से जल्दी हो उसमें कर्मठ हमारे कार्यकर्ता काम करें उसके लिए नए कमेटी का हम गठन करेंगे और पार्टी में जितने भी लोग रहेंगे वो एकदम पंचायत लेवल से शुरू करेंगे काम और पार्टी का विस्तार हम करेंगे ताकि हम आने वाले इलेक्शन में अपने आप को हम खड़ा पाएं। इधर राजधानी रांची के CPI कार्यालय में CPI का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर CPI के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी का झंडोत्तोलन, शहीद बेदी पर माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में 98 वर्ष के सफर और राजनीतिक चुनौतियों पर परिचर्चा हुई। इस मौके पर सभी प्रबुद्ध विचारकों ने गहन विचार मंथन किया। साथ ही तय किया गया कि इंडिया गठबंधन ईमानदारी के साथ वर्तमान केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेगा। वर्तमान सरकार को किस प्रकार सत्ता से बेदखल किया जाए इस विषय पर भी गहन चिंतन किया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर CPI के राज्य पदाधिकारियों ने कहा कि पार्टी पूरे देश भर में अपना स्थापना दिवस मना रही है। आज के परिप्रेक्ष्य में संप्रदायवाद एक प्रकार से चुनौती बनी हुई है और इससे पूरा देश प्रभावित होता दिख रहा है। इस संप्रदायवाद से किस प्रकार निपटा जाए इस विषय पर गहन विचार मंथन किया गया। देश में शासित सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता से किस प्रकार बेदखल किया जाए इस विषय पर भी गहन विचार विमर्श किया गया। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 98वें स्थापना दिवस पूरे देश में हम लोग मना रहे हैं। 98 वर्ष बीत गए, हमारा 100 साल पूरा होने वाला है। किसान मजदूरों के जो सवाल थे, उनकी जो समस्याएं थे, उनको लेकर के लगातार हम ईमानदारी पूर्वक लड़ते रहे।
लेकिन आज एक बड़ी चुनौती हमारे लिए है और वह है संप्रदायवाद का। संप्रदायवाद से मुक्ति के लिए हमारा एक टास्क है कि उसे कैसे देश को निजात दिलाया जाए। संप्रदायता के नाम पे देश में शासन करने वाले जो लोग हैं वह आम जनता को बांट रहे हैं, जबकि देश के अंदर दो ही वर्ग है, एक शोषित वर्ग, एक शोषक वर्ग। लेकिन दो वर्ग को उसको दूसरे रूप से विभाजित करके देश की जो सत्ता पर काबिज है भारतीय जनता पार्टी, एक बड़ी चुनौती है हम लाल झंडे के लोगों के लिए। हम बगैर सत्ता का मोह रखे हुए, हम बगैर कुर्सी का मोह रखे हुए लगातार किसानों के सवाल पे, मजदूरों के सवाल पे हम संघर्ष करते रहे हैं। हमारे कई साथी शहीद हुए, आज उनको हम नमन करते हैं कि इस लंबे रास्ते को तय करके हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन बड़ी चुनौती है कि देश को संप्रदायवाद से मुक्ति दिलाना, देश को जो लोकतंत्र और संविधान है उस संविधान को बचाने की लड़ाई को तेज करना और आने वाले दिन में बीजेपी को हटाने के लिए सत्ता से इंडिया गठबंधन जो बना है हम उसके साथ मिल करके कंधे से कंधे मिला करके और बीजेपी को हटाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। और आगे आने वाले दिन में हमारी जो लड़ाई है और आने वाले दिन 2024 है और 2024 जो हमारा संघर्ष का वर्ष होगा वो हमारा आज संकल्प लेंगे 98वें स्थापना दिवस के अवसर पर, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ लोकतंत्र और संविधान बचाओ। और इसी के तहत पूरे देश में हम संविधान आज जो है स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। वहीं सीपीआई के कार्यालय सचिव ने बताया कि अब तक के राजनीतिक सफर पर कार्यक्रम के दौरान चर्चा की जा रही है। मूल्य उद्देश्य साम्राज्यवाद के खिलाफ पार्टी की स्थापना हुई है। हाँ जब भैया शहादत दिवस हाँ है ही नहीं, मोबाइल नहीं है, कैमरा है, ऑन करेगा 72 का बटन उसमें लाइट जलाएगा। अब ठीक है। आप लोग जो परिचर्चा करने वाले हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का 98वां स्थापना दिवस है और 98 सालों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जो तय किया, कई राजनीतिक परिस्थितियों को जो तय किया है, आज 98 साल हमारा पूरा हो गया। तो हम उस पर चर्चा करेंगे कि हमारा राजनीतिक सफ़र कैसा रहा और राजनीतिक में हमारी जितनी चुनौतियां रही है उस पर भी हम परिचर्चा करेंगे और ये तय करेंगे कि हमारा आगामी साल जो होगा, जो हम जिस फांसीवादी साम्राज्यवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई के समय स्थापना हुई थी पार्टी की, और अभी जो देश में जो लोकतंत्र को और क्या संविधान को जो हटाने वाली सरकार, संविधान को डैमेज करने वाली सरकार, उसको उखाड़ फेंक करने के लिए हम लोग लगातार अभी चर्चा करेंगे, संघर्ष का बुनियाद रखेंगे और संकल्प लेंगे कि जो 2024 का जो हमारा वर्ष आएगा, अब जब 99वां वर्ष मना रहे होंगे तो इन सांप्रदायिक शक्तियों को देश पूरी तरह से देश में हरा चुकने की स्थिति में होंगे और उसके लिए लड़ाई को तेज करने का हमारा संकल्प है। नगर स्टेशन से 9 माह की बच्ची के अपहरण मामले में रेल पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सविता हेम्ब्रम, रानी गंडिया, मंजू साव, मीना देवी, अंजू साव और रंजीत साव शामिल है। पकड़े गए सभी आरोपी सरायकेला के गम्हरिया और जमशेदपुर के बागबेड़ा व आसपास के रहने वाले हैं। इस मामले की जानकारी रेल एसपी ऋषभ झा ने अपने कार्यालय में मंगलवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में दी। हालांकि पुलिस ने अपहरित बच्ची को 19 दिसंबर को ही गम्हरिया के निर्मलपत में रहने वाली सविता हेम्ब्रम के पास से बरामद कर लिया था। पूछताछ में पुलिस को उसने बताया था कि एक अनजान महिला द्वारा उसे बच्चा रखने को दिया गया है, परंतु जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो मामला कुछ और निकला। बच्चों के अपहरण मामले में वह खुद भी शामिल थी। उसने अन्य आरोपियों के नाम बताए, जिसके बाद पुलिस ने एक एक कर सभी को गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के बाद एक संगठित गिरोह का खुलासा हुआ है, जो छोटे बच्चों का अपहरण कर उन्हें बेच देता है। गिरोह के सदस्य बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बच्चों का अपहरण कर लोगों को उसे 25 से 50 हजार में बेचते हैं। रेल एसपी ऋषभ झा ने बताया कि इस कांड में और भी 2 लोग शामिल हैं जो फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं कांड में प्रयुक्त कार की भी शिनाख्त हो गई है, जिसकी बरामदगी जल्द हो जाएगी। रेल पुलिस ने सभी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इसमें जो 14 तारीख की जो घटना हुई थी, जिसमें एक 8 माह की बच्ची को टाटा रेलवे स्टेशन के बाहर से कुछ लोगों के द्वारा उस बच्ची की चोरी कर ली गई थी, उसमें हमने सकुशल बच्ची की बरामदगी की थी 19 तारीख को, आप लोगों को बता भी दिया था।
इसमें हम लगातार बच्ची के सकुशल बरामदगी के बाद भी हम लगातार इसमें अनुसंधान कर रहे थे और जीआरपी, टाटा और आरपीएफ और जमशेदपुर जिला पुलिस, सरायकेला जिला पुलिस सबने मिलकर के साथ काम किया है और जहां से बच्ची को सकुशल बरामद किया गया है वहां से हम लोगों ने पूरे चेन को पीछे की तरफ इस्टेब्लिश किया है, जो एक पूरा गिरोह है। और भी इसमें जो टेक्निकल हेल्प ली गई है और सीसीटीवी फुटेज वगैरह सबके माध्यम से हम लोगों ने 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जिसमें कि 5 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है बच्चा चोरों का। और इसमें ये लोग जो कुछ लोग हैं, जो कुछ खासकर पुरुष जो मेंबर्स हैं इस गिरोह के, वो ऐसे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ 1 साल 2 साल से नीचे के, खासकर जो जिनके माता पिता रोड या आसपास कहीं पब्लिक प्लेसेस पर सो रहे हैं, उनके बच्चों को चोरी करते हैं और एक पूरे सिस्टम के तहत, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम के तहत एक दूसरे को हैंडओवर करते फिर ये किसी बायर तक पहुंचते हैं जिनके द्वारा इस बच्ची को खरीदा जाता है। इस केस में भी ये लोग ऐसा करने वाले थे, किसी खरीदार की ये को ढूंढ रहे थे, लेकिन उससे पहले ही हमने बच्ची का बरामदगी कर लिया था और साथ ही इन अभियुक्तों को अरेस्टिंग कर लिया हमने। इसमें से 5 महिलाएं हैं, 1 पुरुष है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी अभी होने बाकी है और जो गाड़ी जो यूज़ हुआ था इस केस में, इस बच्ची के चोरी में, वो भी अभी बरामदगी नहीं हो पाई है। उसमें भी हम लगे हुए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारी टीम अच्छी काम कर रही है। जल्दी जो बाकी भी मुख्य आरोपी हैं और वो जो गाड़ियाँ या बाकी जो एविडेंसेस हैं उसे भी ख़त्म करेंगे इसमें। तो सभी कहाँ के हैं रहने वाले? ये लोग सभी लोग जमशेदपुर और सरायकेला ज़िले के ही रहने वाले हैं। कुछ लोग इधर बागबेड़ा और आसपास के थानों के रहने वाले हैं, कुछ लोग गम्हरिया और दूर के ज़िलों के रहने वाले हैं, जो सरायकेला ज़िले में भी आता है। ये एक बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड गिरोह और बहुत ही शार्प इन लोगों का मोडस ऑपरेंडाई है। ये लोग कभी भी किसी बच्ची को अपने पास 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखते थे। हमेशा एक लेडी से दूसरी लेडी को हैंडओवर कर दिया जाता था और इसीलिए इस पूरे लिंक को इस्टेब्लिश करने में हमें भी काफ़ी समय लग गया। इसमें अरेस्टिंग भी हुई है और बाकी भी अरेस्टिंग हम करेंगे। अच्छा सर, जो महिला से बच्ची बरामद की गई थी, उस महिला की संलिप्तता सामने आई है? हाँ, उस महिला की भी संलिप्तता सामने आई है और जिस महिला उस समय जब ये बच्ची की सकुशल बरामदगी हुई थी, तभी हमने उसके जो बयान है उसको इस्टेब्लिश किया, उसको कोरोबोरेट किया। जो उसने जमशेदपुर के जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज के नीचे रेलवे की जमीन को आज अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बताते चले कि ओवरब्रिज के निर्माण के समय इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था, लेकिन पुनः इस जमीन पर स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, जिसे आज दोबारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे की जमीन पर लीज मिलने का अफवाह फैलाकर भूमाफियाओं द्वारा धड़ल्ले से जुगसलाई रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे की जमीन के अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था। भूमाफियाओं के इस मंसूबे पर रेलवे द्वारा पानी फेर दिया गया। इस दौरान रेलवे की जमीन पर बने बड़े बड़े होर्डिंग और अस्थायी लगभग 11 दुकानों को ध्वस्त किया गया। जानकारी देते हुए IW डिपार्टमेंट के सीनियर इंजीनियर संजय गुप्ता ने कहा कि बहुत जल्द रेलवे द्वारा फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। इस स्थान पर कुछ माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था, जिसे आज अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। उन्होंने कहा कि रेलवे की जमीन का अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। साथ ही खाली पड़े रेलवे की जमीन पर बहुत जल्द घेराबंदी की जाएगी ताकि फिर अतिक्रमण न हो। फुट ओवर ब्रिज बनेगा, जुगसलाई के जितने भी लोग हैं उसको आने जाने के लिए सुविधा होगी। जो लाइन पार करके जो जा रहे हैं वो गलत बात है ना, लाइन पार करना तो ठीक नहीं है। और रहा बात जो भी इंक्रोचमेंट जितने भी हैं, हमने इसके पहले भी तोड़ा, आज भी तोड़ा और आगे भी तोड़ेंगे। लेकिन जो भी बदमाशी करते हैं बिना परमिशन का रेलवे के लैंड में अगर इंक्रोचमेंट करते हैं तो उसको ऐसे ही तोड़ा जाएगा। अब मेरा ये बोलना है कि अभी FOB बनने वाली है और यहाँ पे कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं होगा आने वाला समय में। और जितने भी होर्डिंग है सब अनऑथराइज है और किसी को रेलवे से परमिशन नहीं है, किसी का पेपर नहीं है, अनऑथराइज, सब अनऑथराइज है। इसलिए हम सब तोड़। रेलवे के तरफ से हमने पता लगाया अपने डिवीज़न से, कोई भी लीज परमिसेबल नहीं है। सब लीज कैंसिल हो चुका है, 10 लीज कैंसिल हो चुका है, उसका अलॉट नंबर है हमारे पास। और रेलवे अभी कोई भी लीज नया रिन्यूअल नहीं करती है, उसका बहुत बड़ा प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर में जाना होगा, उसके बाद होगा। डुमरिया प्रखंड के जन वितरण दुकानदारों ने BDO को 10 सूत्री ज्ञापन सौंपकर 1 जनवरी से हड़ताल पर चले जाने की चेतावनी दी है। साथ ही कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
डुमरिया प्रखंड कार्यालय में जन वितरण दुकानदारों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर सीईओ सह बीडीओ चंचल कुमारी को ज्ञापन सौंपकर 1 जनवरी से हड़ताल पर जाने की सूचना दी है। उनकी मुख्य मांगों में खाद्यान्नों के कमीशन में बढ़ोतरी, नेटवर्क सर्वर को बढ़ाया जाना, खाद्यान्नों के शॉर्टेज ना हो इसकी व्यवस्था, अनुकंपा को पूर्ववत लागू रखते हुए सभी आश्रितों को अनुज्ञप्ति निर्गत करने का आदेश दिया जाए, वृद्ध लाभुकों को मैनुअल तरीके से राशन देने की व्यवस्था की जाए, बकाया कमीशन का पूरा भुगतान किया जाए, एनएफएसए के कमीशन का प्रतिमाह अग्रिम भुगतान सुनिश्चित किया जाए समेत 10 सूत्री मांग शामिल है। इस मौके पर फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के जिला महासचिव रामचंद्र हांसदा ने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। डीलर फेडरेशन की तरफ से एक ज्ञापन सीओ संबंधित एमओ को दिए, वीडियो को भी। तो हम लोग का ये डिमांड है कि हम लोग का कमीशन में वृद्धि 60 साल के जो बाद है उनका अनुकंपा सरकार की तरफ से बंद किया गया है। और ईपोस मशीन जो संचालन हो रहा है डीलर के द्वारा, ये 2G ही चल रहा है, जबकि हम लोग 5G का मांग कर रहे हैं। गोदाम से शॉर्टेज मिलता है, सरकार इसमें कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना। बस यही सब मांग को लेके 10 सूत्री मांग को लेके हम लोग 1 जनवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए धरना पर जा रहे हैं। सरायकेला के शाहपुरा में पिकनिक मनाने गए कदमा के 2 युवक नहाने के क्रम में नदी में डूब गए, जिसे स्थानीय वासियों ने नदी से बाहर निकालकर एमजीएम और टीएमएच लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। मंगलवार की सुबह जमशेदपुर के कदमा अनिल सुरपत के रहने वाले 14 वर्षीय आदर्श पांडे अपने मित्र अभिमन्यु कुमार, कर्मवीर सिंह सहित कुल 6 साथियों के साथ पिकनिक मनाने डोबो सापड़ा नदी गए हुए थे, जहां आदर्श पांडे अपने 3 साथियों को लेकर नदी में नहाने चला गया, जबकि अभिमन्यु और एक साथी नदी किनारे खड़े थे। इसी बीच गहरे पानी में सभी डूबने लगे। ये देख साथियों द्वारा हो हल्ला करने पर नदी किनारे मौजूद नाविक और मछुआरों द्वारा डूबते चारों लड़कों को बाहर निकाला गया। वे लोग गंभीर हालत में आदर्श और कर्मवीर को एमजीएम और टीएमएच अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां एमजीएम में आदर्श पांडे को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं टीएमएच में कर्मवीर सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार वाले अस्पताल पहुंचे। जानकारी हो कि सभी लड़के नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल के छात्र हैं। वहीं मृतक आदर्श के पिता कार चालक है, जिसे लेकर वे शहर से बाहर है। उन्हें भी घटना की जानकारी दे दी गई। कौन थाना पड़ता? हाँ? कौन थाना पड़ता? क्या? थाना कौन पड़ता? खाना नहीं पता, डोबो का आगे है। कैसे हुआ घटना? कैसे हुआ? हम लोग नहाने गया था अंदर, तो हम बाहरी में नहा रहे थे, ये लोग ज़्यादा अंदर चल गया, पानी तेज था तो खींच के ले गया। कितने जन किया था अंदर? हम लोग 1 जन 6 जन था, 1 जन बाहरी में रुका था, हम यहीं सामने में नहा रहे थे और 4 जन उधर आगे चल गया था, 2 जन बचा, 2 जन। क्या नाम है इसका? आदर्श पांडे। सब तुम लोग कहाँ रहता है? कदमा। इधर आग से जलकर गंभीर रूप से जख्मी जमशेदपुर के बरमाइस निवासी मनोज कुमार राम की 17 वर्षीय बेटी की इलाज के दौरान एमजीएम अस्पताल में मौत हो गई है। 9 दिनों पहले आग तापने के दौरान नाबालिग लड़की झुलस गई थी। बर्मा माइंस कंचन नगर के रहने वाले मनोज कुमार राम पेशे से टेम्पो चालक है। उसकी बेटी ईशा कुमारी बीपीएम कॉलेज की छात्रा है। 17 दिसंबर की शाम वह घर में आग ताप रही थी, तभी उसके कपड़े में आग लग गई और वह गंभीर रूप से झुलस गई। उसकी चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग पहुंचे, उसके शरीर में लगी आग बुझाई। बाद में उसके पिता को घटना की सूचना दी गई। बाद में उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। 9 दिनों तक जिंदगी से संघर्ष के बाद अंततः मंगलवार के तड़के उसकी मौत हो गई। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ईशा कुमारी कहाँ रहते हैं? बरमाइस कहाँ पे? बरमाइस कंचन नगर। कंचन। क्या हुआ था? वो नहा के शाम को निकला, अभी ताप रहे थे, तो हम तो ऑटो चला रहे थे, घर में बाल बच्चा सब थे, लकड़ी से पकड़ के मैक्सी था, मैक्सी पकड़ लिए, दौड़ के आंगन में भागी तो और थोड़ा ज़्यादा पकड़ लिए। फिर उसके बाद में मेरे को फ़ोन किया तो फिर हम लेके एमजीएम आए। कब हुआ था ऐसा? ये आपका 17 तारीख को। 17 को रात में? अच्छा, अभी फिर क्या हुआ? फिर उसका इलाज चल रहे थे, तो कल रात में
करीबन मेरे को खबर फोन किया 2 बजे, कुछ नहीं बात कर रहा है। वह जमशेदपुर के सांची स्थित सेंट्रल गुरुद्वारा में वीर बाल दिवस मनाया गया। इस मौके पर जमशेदपुर के सांसद वीरवरण महतो उपस्थित हुए। वहीं वीर बाल दिवस के अवसर पर कीर्तन का भी आयोजन किया गया। साथ ही उपस्थित लोगों ने लंगर में प्रसाद ग्रहण कर गुरु को याद किया। बताते चले कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को मुगल शासकों ने दीवार में जिंदा चिनवा दिया था। उनकी याद में ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी याद में देश भर में वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। उसके बाद से ही 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाने लगा। इस मौके पर देश के सभी गुरुद्वारों में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। सिंह जी के जो वीर साहबजादे थे, जिन्होंने अपने जीवन को समाज के और देश के लिए शहादत दे दिया। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक परिवार जो इतनी बड़ी कुर्बानी समाज और देश के लिए दिया है, उनके जीवनी को सभी लोगों को जानना चाहिए और खास करके सिख समाज का जो अवदान है, जो बलिदान है, देश में कभी नहीं भूला जा सकता है। तो आज इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने आज का 21 से 27 तक वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, पूरा देश में मनाया जा रहा है। तो इसमें हमको यही सीख मिलता है कि जब दोनों भाई को ईटा में पोता जा रहा था, देखिए किस तरह लोग का जो है समर्पण भावना है देश के प्रति, समाज के प्रति। इसी में नंबर जो छोटे वाले को पहले नंबर आ गया तो बड़ा रोने लगा। वो बोला कि रोते क्यों हो छोटे वाले, उसको उम्र कितना था, 7 साल 9 साल था। तो रोने लगा तो बोला कि नहीं, हम शहादत के लिए नहीं, मृत्यु के लिए हम नहीं डर रहे हैं, हम नहीं रो रहे हैं। हम रो रहे हैं कि हम जन्म पहले लिए और आप बाद में लिए, आप पहले शहादत दे रहे हैं, हम बाद में दे रहे हैं। तो इसके त्याग और बलिदान का ये समाज प्रतिमूर्ति है। राष्ट्र के प्रति हमेशा ये लोग सजग रहे, समर्पित रहे और इनका बलिदान का इतिहास बहुत लंबा है। इसीलिए मैं धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो गुरु गोविंद जी के जो साहबजादे थे, उनका वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने घोषणा की और आज पूरा देश में मनाया जा रहा है और भविष्य में भी इसको कार्यक्रम और बेहतर ढंग से हम लोग इसको मनाएं, ताकि इनके त्याग और बलिदान का जो इतिहास है इसको लोग अपना ध्यान में उतार के इनका अनुसरण करें और इस तरह का अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा याद होना चाहिए। इधर अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ ने बर्मा माइंस गुरुद्वारा मैदान में मंगलवार को एक बैठक की अध्यक्षता दिनेश कुमार ने की, जिसमें बड़ा देव महोत्सव सह वनभोज मनाने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी काफी धूमधाम से 21 जनवरी को बर्मा माइंस गुरुद्वारा मैदान में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज की महिलाएं, पुरुष एवं बच्चों की भागीदारी अहम होगी। सुबह 8 बजे से बड़ा देव महोत्सव का आयोजन आरंभ होगा, जिसके बाद वनभोज का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष दिल्ली से भी मुख्य अतिथियों के आने की संभावनाएं जताई गई है। हर साल की भांति इस साल भी बड़ा देव महोत्सव तथा वनभोज का कार्यक्रम आगामी 2024 21 जनवरी को गुरुद्वारा ग्राउंड बर्मा माइंस में किया जाएगा। अतः आप सभी गोंड बंधुओं से, गोंड माँ बहनों से, सारे गोंड परिवार से ये आग्रह किया जाता है कि 21 जनवरी 2024 को रविवार और हर साल की तरह इस साल भी बर्मा माइंस गुरुद्वारा ग्राउंड में कार्यक्रम को अच्छी तरह संपन्न किया जाएगा और आप लोग पूरे परिवार के साथ और जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से इस ग्राउंड में आएंगे और बड़ा देव की पूजन और वनभोज का जो कार्यक्रम है इसका आनंद लेंगे। इसमें बाहर से भी हम लोग कुछ गेस्ट को बुला रहे हैं, मेहमानों को बुला रहे हैं, उनका भी स्वागत किया जाएगा। प्रेस मीडिया के बंधु रहेंगे, उनको भी स्वागत किया जाएगा।
पूजा में बैठने योग्य जो भी है। पूजा में बड़ा देव के पूजा में बैठने के लिए जो भी पति पत्नी इच्छुक रहेंगे, कृपया आप अपने विचार को हमारे तक पहुंचा सकते हैं और पूजा में बैठ सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा देव का पूजा है। इस पूजा में बैठने के लिए किसी को रोक टोक नहीं है। आप अपना सुबह में आकर बैठ सकते हैं और पूजा के उपरांत कुछ कार्यक्रम भी रखा गया है, कुछ स्पीच वगैरह है मेहमानों द्वारा, गेस्ट जो बुलाएंगे और अतिथियों का सत्कार किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। इसलिए आप सभी से अपील है, विनम्र निवेदन है कि इस वनभोज में आप आए और अपना जो है कि अनमोल समय को देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इधर जमशेदपुर के परसुडी थाना के सामने ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट के बाइक सवार युवक भागने की कोशिश के दौरान ऑटो से जा टकराए। इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। बागबेड़ा थाना के मतलड़ी निवासी सोनाराम टुडू बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे। परसुडी थाना के सामने पुलिस चेकिंग को देखकर उन्होंने तेज बाइक चलाकर गलत दिशा से भागने की कोशिश की। इस दौरान उनकी बाइक ऑटो से जा टकराई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बाद में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि मतलाडी निवासी सोनाराम टुडू बिना हेलमेट पहने जांच से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जांच के लिए लगाए गए बैरिकेडिंग को रॉन्ग साइड से भागने के प्रयास में सीधे ऑटो से जा टकराए, जिससे गंभीर रूप से वे घायल हो गए। स्थानीय लोगों और जांच कर रहे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा उन्हें आनंद फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मामला यही है कि स्कूटर वाले रॉन्ग साइड से गाड़ी लेकर के अपना वाहन लेकर के आ रहे थे और विपरीत दिशा से आ रहे टेम्पू में सीधी टक्कर उनकी हुई, जिसमें वो जख्मी हुए। पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी परसुडी थाना भी वहीं मौजूद था। हम लोग अब दोनों सहयोग करके उनको हॉस्पिटल भेज दिए हैं, सदर अस्पताल खास मान में। अभी उसकी स्थिति कैसी है? स्थिति तो देखने से लगा था कि थोड़ा चोट उनको लगा है जंघा में। हम लोग अपने सहयोग अथी से उठा करके उनको भेजे हैं दूसरे टेम्पू से। परसुडी थाना भी यहाँ पे आई? जी जी जी, थाना भी मौजूद थे, गेट पर खड़े थे वो लोग, दौड़ करके आए, वो लोग भी सहयोग किए, हम लोग उठा करके सदर अस्पताल खास मान भेज दिए। वहीं झारखंड सरकार के निर्देशानुसार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतिम दिन जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत मध्य बागबेड़ा और बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत परिसर में विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिविर लगाया गया, जहां ग्रामीणों की ऑन स्पॉट समस्याओं का समाधान किया गया। राज्य के अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाएं पहुंच सके, किसी भी व्यक्ति को सरकारी कार्यालय का चक्कर ना लगाना पड़े, इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम तीसरा चरण शुरू किया है। इसी क्रम में मध्य बागबेड़ा पंचायत और बागबेड़ा कॉलोनी में 16 योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए, जिसमें मुख्य रूप से अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बिरसा सिंचाई कूप योजना, राजस्व से जुड़े श्रम विभाग द्वारा बाहर मजदूरी करने वाले रजिस्ट्रेशन जैसे शिविर में आए। म्यूटेशन, मापी, लगान रसीद समेत कई मामलों को लेकर 16 योजनाओं से संबंधित स्टॉलों में पहुंचकर ग्रामीण अपनी समस्याओं का समाधान पाते दिखे। वहीं जिला पार्षद कविता परिमार, मुखिया राजकुमार गौड़, मुखिया उमा मुंडा के हाथों लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया और परिसंपत्तियों का वितरण किया गया, जहां राजकुमार गौड़ ने कहा कि सरकार की ये एक ऐसी योजना है जहां सरकार अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का निष्पादन करेगी। आज कितने पंचायत के यहाँ लगा? आज हमारे 2 पंचायत का आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत और मध्य पंचायत के लोग इसमें शामिल हुए और इस 2 पंचायत के अलावा और भी जो आसपास के पंचायत के लोग हैं जो चूँकि ये इस स्कीम का आज आखिरी दिन है, जो भी लोग छूटे हुए थे आज लोग सारे लोग इसमें शामिल हुए हैं और इसमें कोशिश किया गया कि लोग को तुरंत
इससे प्रभावित है कि तुरंत उन लोग का बेनिफिट इसमें दिला दिया जाए। तो हम लोगों ने वार्ड मेंबर को इससे सूचना की गई थी कि वार्ड मेंबर अपने वार्ड के जो भी बेनिफिशरी हैं उनका सिलेक्शन करें, उनकी सूची बनाए। ये जितने भी कंबल बांटा गया है ये सब वार्ड मेंबर की सूची के अनुसार बांटा गया। अभी सांकेतिक रूप से बांटा गया, बाकी जो शेष कंबल है फिर से दोबारा अगर इस तरह से हो रहा है तो दोबारा इसको वेरीफाई करके फिर से दोबारा बांटा जाएगा। अभी सरायकेला कस्बा जिला अंतर्गत ईचाघाट प्रखंड के तूता पंचायत सचिवालय परिसर में मंगलवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का अंतिम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो, विधायक सविता महतो, उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, एसडीएम गिरिजा शंकर महतो एवं LRDC ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं सचिव, विधायक, उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी ने स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान सचिव टोप्पो ने स्टॉलों में जमा कर रहे आवेदनों का अवलोकन किया। उन्होंने विभाग अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। अपने संबोधन में विधायक सविता महतो ने लोगों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से सरकार के योजनाओं का लाभ सुयोग्य लोगों को लेने की अपील की। इस दौरान सचिव, विधायक व उपस्थित पदाधिकारियों ने बुजुर्ग महिलाओं के बीच कंबल, ट्राईसाइकिल, सखी मंडलों व फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत चेक सहित कई परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। वहीं सचिव प्रवीण टोप्पो ने पंचायत के उपस्थित लोगों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब वो आवास का आवेदन जरूर करें और इसका लाभ उठाएं। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा कुल 22 स्टॉल लगाए गए थे, जहां पंचायत के काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम में कई चयनित लाभुकों के बीच पेंशन स्वीकृति पत्र वितरण, जॉब कार्ड वितरण, सखी मंडल से जुड़े महिलाओं के बीच CCL चेक वितरण, फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत चेक वितरण, दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल सहित दर्जनों लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। और सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम यहाँ पर के तहत यहाँ अंतिम शिविर लगाया जा रहा है। लोगों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है और काफ़ी सारी योजनाओं के लाभ यहाँ पर हैं और विभिन्न योजनाओं में आवेदन भी काफ़ी आए हैं जिनका बाद में वेरिफिकेशन करके उनको उसका लाभ पहुँचाया जाएगा। तो सभी के लिए चाहते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ लें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। और मुसावन स्थित मीडिया में झारखंड बॉयज क्लब द्वारा एक दिवसीय फुटबॉल एवं खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कड़े मुकाबले में मटियाल डी फुटबॉल टीम को हराकर मुर्मू FC ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि तीसरा स्थान लो वोल्टेज फुटबॉल टीम को मिला। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जम्मू केंद्र महासचिव बाबूलाल सोरेन उपस्थित हुए। कमेटी द्वारा पारंपरिक गाजे बाजे के साथ मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया, उनका हाथ थुलाया गया तथा फूल माला भी पहनाया गया। मुख्य अतिथि के साथ मंच पर रिटायर्ड टीचर गणेश मुर्मू, ग्राम प्रधान प्रसन्नजीत हांसदा समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस वर्ष फुटबॉल प्रतियोगिता में लगभग 16 टीमों ने हिस्सा लिया। मैच काफी रोमांचक रहा। कड़े मुकाबले के बाद तीसरा स्थान लो वोल्टेज फुटबॉल टीम, दूसरा स्थान मटियाल डी फुटबॉल टीम तथा प्रथम स्थान मुर्मू FC ने प्राप्त किया। मौके पर बच्चों एवं महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स प्रतियोगिता भी रखी गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। प्रतियोगिता के अंत में नगाड़ों की धुन पर महिलाओं ने नृत्य प्रस्तुत किया, जिसे देखने दूर दराज से काफी संख्या में बच्चे, महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष सुखलाल मुर्मू, सचिव सपन टुडू, कोषाध्यक्ष दासा हांसदा समेत अन्य लोगों की अहम भूमिका रही। जो झारखंड बॉयज क्लब मीडिया द्वारा एक दिवसीय फुटबॉल, उसके साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, साथ में लंगड़े एनेज का भी आयोजन किया गया। बहुत खुशी के दिन है जो आज एक तो संदेश जाएगा कि आदिवासी भी कम नहीं है, हर खेल में भी आपका योगदान देता है और अच्छा खेल कर का प्रदर्शन करता है। तो मेरे ओर से मैं इतना बोलना चाहता हूं कि आने वाला दिन के लिए जो भी इंटरेस्ट है खेल कूद में या कोई भी स्पोर्ट में, तो मेरे ओर से उसको मैं कुछ भी सामग्री दे के मैं सम्मान करने का प्रयास करूंगा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें झारखंड न्यूज। नमस्कार।